नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, 18वीं लोकसभा की जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, क्योंकि 5 चरणों का मतदान हो चुका है, केवल 2 चरण बचे हैं और सट्टा बाजार में भी तमाम बातें चल रही हैं। जो बीजेपी समर्थक हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी अब की बार 400 पार, जबकि विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि बीजेपी 230-250 सीटों पर सिमट जाएगी। मतदान एक एवरेज औसत मतदान हो रहा है। अभी जो 5वें चरण का मतदान हुआ वो भी कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज उसकी नहीं रही, 60% के आसपास वो मतदान रहा। हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। मतदान का जो प्रतिशत है तमाम कोशिशों के बावजूद वो बढ़ नहीं रहा है। 60% मतदान 49 सीटों पर हुआ है। एक तो थोड़ा सा डिटेल स्टडी ना तो मीडिया के लोग करते हैं और अपन लोगों को आपको भी करनी चाहिए। मतदान डिपेंड करता स्टेट टू स्टेट। सबसे कम कहाँ रहा है? जहाँ संपन्न लोग हैं, महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? बंगाल में अभी भी। और पिछली बार से कम भी नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में जो बिहार है, झारखंड, यहाँ से लेबर माइग्रेटेड बहुत है और वो चुनाव के में वोट डालने वहाँ तो नहीं आएंगे। इसलिए जो सुधार चल रहे हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन और वन इलेक्शन तो होते ही एक लिस्ट हो जाए, एक लिस्ट हो जाएगी तो मेरे हिसाब से 8-10 करोड़ वोट ऐसे हैं जो 2-2 जगह बने मिलेंगे या जो बेचारे रहते कहीं हैं वोट कहीं हैं। तो ये सारे सुधार इसमें मैं समझता हूँ भगवान ने चाहे तो 3rd टर्म में ये इलेक्शन सुधार होंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और उसके साथ साथ ये भी होगा जो वोट नहीं देते हैं उनकी कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं बंद हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आज ऑटोमेशन पे। मान लो आप वोट नहीं देते और आपका जो आयुष्मान कार्ड अपने आप ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाए। नाम की योजनाओं से इसको जोड़ देना चाहिए वोटिंग को। एक तरीके से परोक्ष रूप से कहा जाए तो कंपलसरी वोटिंग हो जाएगी। तो उसकी भाई आप जीवित हो, आप प्रमाण पत्र बैंक में लेके जाना पड़ता है ना पेंशन के लिए। भाई आप वोट दे रहे हैं तो आप मानेंगे ना आप एक्टिव हैं, जीवित हैं, नहीं तो डॉर्मेंट हैं आप। तो आपकी 2 चीज़ भी रोक दें, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ एडिशनल चीज़ दे रहा हूँ मैं, ये राशन दे रहे हूँ जो फ्री वाला, अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे भी सरकार अब तो कह रही है कि घर से भी मतदान कर सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति। दूसरा अभी 85 साल से ऊपर वालों को सबके लिए घर से कर दिया। मुझे लगता है ये और 2 इलेक्शन तक ये आपको 75 साल कर देंगे इसको, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ेगी, जब निकलना ही है किसी मोहल्ले में पोलिंग बूथ पे वोट लेने 10 लोगों को 10 दे दें या 100 दे दें, जागरूकता बढ़ेगी। मैं समझता हूँ भारत अब सही ट्रैक पर है। जो काम 40 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं। चलिए ठीक है, सुधार की उम्मीद की जानी चाहिए। अब राजनीतिक बात, 2 नैरेटिव चल रहे हैं। विपक्ष बोलता है 230 बीजेपी, आपकी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग बोलते हैं अब की बार 400 पार। मैं समझता हूँ राजनीति में इतनी बड़के शब्द पंजाब का है, मारना स्वाभाविक है। जो चुनाव लड़ता है वो कहेगा कि मैं हारने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई भी इंडिपेंडेंट भी जो खड़ा होता है, हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है। इसलिए जब तक वो लास्ट वोट नहीं डलता, जब तक सब अपनी अपनी बात करेंगे और सब जीते हुए हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो आदमी कह रहे हैं कि बीजेपी की 230 रह जाएंगी, वो कहने का वो ये नहीं कहेंगे तो इसका मतलब तुम्हारे नहीं आ रही। परंतु जो सीटें 18 लड़ रहा है वो पूरे देश को गारंटी दे तो लोग अंदर ही अंदर के हंसेंगे नहीं। कुल 18 सीट लड़ो 543 में और गारंटी आप दे रहे हो पूरे देश की बिजली दे दूंगा और ये दे दूंगा, तो लोग हंस। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। एक आध जगह थोड़ा बहुत कांग्रेस ने कही राहुल, तो दूसरे उसी दिन भड़क गए। शरद पवार के अलावा शायद कोई सहमत नहीं है राहुल के लिए। और शरद पवार को मर्ज मोदी जी ने जो कहा ना, क्योंकि शरद पवार के मुंह से भी निकल गया। अब पार्टी चलाना आसान नहीं, छोटी पार्टियां, इन सबको कांग्रेस से जो निकली थी कांग्रेस में वापस आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारे काम जुलाई अगस्त तक रिजल्ट तो ठीक ठाक आएंगे ही आएंगे। ये सारी पार्टियां जो छुट भैया हैं जीवित तो वो रहेंगी। टीएमसी जिनके स्टेट लेवल पे प्रभुत्व, टीएमसी का आपने जिक्र किया, वो तो पहले कह चुकी कि हम सरकार में बाहर बैठेंगे। वो अंदर को लेगा, क्यों लेगा जब वो किसी के साथ नहीं है। आज वो कम्युनिस्टों के खिलाफ है, कम्युनिस्ट भी यही कहेंगे ये अंदर आएगी तो हम समर्थन भी नहीं देंगे, फिर क्या करोगे। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं।
बीजेपी की 400 आए या 380 आए या 390 आए या 410 आए, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, परंतु टारगेट जो है, एक अच्छा जो अचीवर है वो हमेशा टारगेट रखता है, बड़े टारगेट रखता है। इवन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या मैं डिस्टिंक्शन तो कम से कम लूँगा भाई, ये सोच के आदमी बैठता है ना। माँ बाप भी कहते हैं बेटा 75% तो ले लियो और पहले 100 में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। हम भी तो कहते हैं पहले 100 में हम आपको 25% फीस छोड़ देंगे। तो इसलिए ये चल रहा है और अब 5 दौर पूरे हो चुके हैं। अब केवल ठंडे ठंडे प्रदेश हिमाचल बाकी है। हम उसी पे आ रहे हैं। हिमाचल से महत्वपूर्ण अब दिल्ली है और दिल्ली में पूरे जो है शबाब पर इस वक्त चुनाव प्रचार है। और दिल्ली का 7 सीटें भगवान की कृपा से मैं दिल्ली के 7 सीटों का इंचार्ज रहा हूँ और 89 ऑनवर्ड्स हम एक बार केवल 2004 में और 2009 में, 4 में एक ही जीत पाए थे, 9 में एक भी नहीं जीती थी, परंतु 89 ऑनवर्ड्स हमारा रिकॉर्ड है कि हम हमेशा 5, 6, 7 सीटें जीतते रहे। और आज की तारीख में तो कितनी मूर्खता कर रहे हैं। कांग्रेस ने खड़ा वो किया है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का चौधरी था, बड़ा था। दूसरा वो खड़ा किया जो हमारा ही एमपी था 2000, अभी भी कह रहा है कि मैं बड़ा सफल पार्लियामेंट्री था 14 से 19, मैं IRS हूँ, मैं ये हूँ। उसकी कांग्रेस से किसी से बनती नहीं, झाड़ू से उसकी बनती नहीं, हमारे लोगों को उसके सारे कर्तव्यों का पता है। तो योगेंद्र चंदोलिया को कोई मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। ये तो एक व्यक्तिगत सीट की बात हो गई, लेकिन ये एक बात कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद जो है थोड़ा सहानुभूति उनको मिली है और जेल में जाने के बाद भी सहानुभूति मिली है, लेकिन इधर स्वाति मालीवाल का कांड हो गया। तो क्या लगता है कि वो जो सहानुभूति थोड़ी बहुत थी वो ख़त्म हो गई उससे? मेरा मानना सहानुभूति थी, पर स्वाति मालीवाल के बाद तो उसको एक्सपोज इतना हो गया महिलाओं के अंदर, खास तौर पर स्वाति मालीवाल वो मर्द औरत थी जो कहीं भी भिड़ सकती थी, लड़ सकती, और इसके संबंध उससे 2006-7 से थे। इसके NGO में भी साथ में लड़ने में झगड़ने में बहुत मतलब लेकिन अब तो बीजेपी की एजेंट हो गई, आपका भी सहयोग होगा। नहीं तो कौन सा नहीं है, ये भी बीजेपी का एजेंट मेरे साथ रहा है। ये केजरीवाल 2 चुनावों में मेरे साथ काम किया, हिसार में भी और कई जगह। मनीष सिसोदिया संघ की शाखाओं में कुमार विश्वास के साथ गया हुआ है, कौन सा नहीं रहा। राघव चड्ढा का सारा परिवार संघ के जाह्नवी के संपादक हैं, वो हैं। जो इधर आ जाएगा वो सारे एजेंट हैं। आतिशी क्योंकि मार्क्सिस्ट है, लेनिनिस्ट, वो नहीं आएगी। संजय सिंह क्या है सबको पता है, जो आदमी टिकट ब्लैकिया रहा हो सुल्तानपुरी में। ना मैं इसलिए ND गुप्ता एक सभ्य आदमी चुप बैठा है। सुशील गुप्ता को उन्होंने यूज़ कर लिया, अब कुरुक्षेत्र में बलि का बकरा बना के भेज दिया। तो आज वेयर इज द आम आदमी। दोनों भी कहीं ना कहीं इतिहास में जुड़े रहे हैं बीजेपी से। ND गुप्ता और सुशील गुप्ता जी भी जो है पारिवारिक जो मेरे पर्सनल रूप से राष्ट्रवादी रहे हैं, मेरा खुल के समर्थन करते थे और कांग्रेस में लिख के दे देते थे कि भाई खड़े हैं हमारे चुनाव। तो मैं भगवंत मान सुबह से लेकर शाम तक अपना दारू में मस्त रहता है। आज आम आदमी पार्टी का बिखरने का डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 है। 2024 ये आपने एक नई भविष्यवाणी कर 2024 31 दिसंबर के बाद ये पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये ED ने इनको बना लिया पार्टी एज पार्टी। क्योंकि इन्होंने कहा ना हमने पैसा लिया नहीं, मेरे घर बरामद नहीं हुआ। पैसा आया है और खर्च हुआ है चुनावों में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में, ये कोई मना नहीं करता, सबके सामने खर्च हुआ है। तो वो प्रॉपर्टी के तौर पे जो फ्रूट ऑफ दी क्राइम है वो पार्टी में आई, और अब तो वो बिना फेरा की परमिशन के बेशक 7 करोड़ का मामला है। इतना उलझने वाली पार्टी है कि आतंकवादियों का खुला समर्थन लेके आज भी पंजाब में किसानों के नाम पे उनको खड़ा किया हुआ है, और प्रधानमंत्री की सभा नहीं होने देंगे। ये बोलने की हिम्मत करने वाला कोई किसान आंदोलन के नाम पर व्यक्ति हो इस देश में, और उनको प्रोत्साहन केजरीवाल या पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार देती हो, तो इससे ज़्यादा एक्सपोजर और क्या? उनका भी इलाज हो जाएगा। आखिरी सवाल एक और, भगवान सबका करता है, और आपने वैसे भी 31 दिसंबर 2024 की डेडलाइन दे दी है। आखिरी सवाल फिर वही, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणी के साथ, एक स्पीकिंग ऑर्डर जिसे आप बोलते हैं, उसके साथ खारिज किया है, और मनीष सिसोदिया की माफ़ कीजिए, उसको खारिज किया है। और
आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जा सकते हैं ना, ये सारे चैनल, पैसा है उनके पास, बड़े बड़े वकील हैं, वकीलों के पास कैश नहीं देने को कैश नहीं लेते, वो तो राज्यसभा की सीट मांगते हैं। अभिषेक सिंघवी तो उनके बदले में कोर्ट का जज भी बनवा देता था कुछ फेवर के जिनमें, तो उनका तो धंधा है ना। पहले भी तो राज्यसभा की सीट लेके लालू से ली थी हमारे राम जेठमलानी ने, और इसने भी तो ले रखी है, हम सिब्बल से, और इसने खुद ने सिंघवी ने ममता से ली थी। तो इन लोगों के पास तो भाई ये हर मामले में सेटिंग करने में तेज है। अभी देखो ना, बार काउंसिल चुनाव क्यों लड़ा, क्यों डांट वांट पड़ रही थी कई जगह, तो सीधे चुनाव लड़ा। और किसकी शय पे क्या क्लेम किया है सीपीएम ने, मार्क्सिस्ट ने, कांग्रेस ने, कि हमने बीजेपी समर्थित उसको हरा दिया, जबकि हमारा तो कोई बार काउंसिल में बीजेपी समर्थित कोई था ही नहीं। पिछली बार जो सीटिंग था वो थर्ड आया है अग्रवाल साहब, क्योंकि एक अपने आप को बीजेपी का प्रो कह के कोई खड़ा हो गया राय, वोट 2 जगह बढ़ के सिब्बल जी जीत गए। इसलिए ये लोग षड्यंत्रकारी लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, फॉलोवर नहीं है इनके पास, परंतु बहुत तेज हैं, बहुत पैसा है इनके पास, साधन है, और बड़ी बड़ी शक्तियाँ इनकी पीठ के ऊपर बैठे हैं। पर भगवान की दया से अब ये सारा खेल केवल 15-20 दिन का रहेगा। अदरवाइज किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अनमोल इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।